जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी यू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार 1 और 2 यानी कि समता और समानता, दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है, सबसे पहले हम लोग देखे थे कल के वीडियो में कि यूएसए अमेरिका के संविधान से लाया हुआ है। यही मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में वर्णित है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार की परिभाषाएं, कि मौलिक अधिकार का क्या परिभाषा होना चाहिए, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार से क्या क्या होता है, ये मौलिक अधिकार की परिभाषा लिखी हुई है। अच्छा, परिभाषा हम सब लोग बच्चे से बहुत सारा चीज 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे बल का परिभाषा, विस्थापन, फलाना ढिकाना, बहुत सारा चीज का परिभाषा। उसी प्रकार मौलिक अधिकार का क्या परिभाषा होना चाहिए, तो इस परिभाषा अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है। अपने अपने दृष्टिकोण से सबका अलग अलग परिभाषा होता है, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। वैसा अधिकार जिसको मांगने की जरूरत मुझे ना पड़े, मुझे अपने आप मिल जाए। जैसे सड़क पे चलने की आजादी, ये किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती है। बोलने की स्वतंत्रता, देखने की स्वतंत्रता, ये सब के सब हमारा जो डायरेक्ट अपने आप मिल जाए। अगर जिसमें कोई बाधा पहुंचाए तो जिसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वो सब के सब मौलिक अधिकार होता है। इसका जितना परिभाषा हो सके संभव, वह अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है। यह है अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार की परिभाषाएं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13। इसमें लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक, जो बाद में इस पर इंदिरा गांधी के रीजन में बहुत सारा विवाद हुआ, फिर लास्ट में जाकर के संशोधन हुआ भी, वो तरीका अलग था। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्लस में इसमें और सारा बात लिखा हुआ है कि कैसे कैसे मेरे देश में मौलिक अधिकार लागू होगा, क्या नहीं करना है, मौलिक अधिकार में जो जो चीज मिला है उसका यूज कहाँ करना है और कैसे करना है, ये अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। जैसे देखते हैं कि मौलिक अधिकार में यदि आपको बोलने की स्वतंत्रता मिला है, बोलने के लिए, तो कहीं कुछ भी आप बोल दीजिएगा, नहीं, आप कहीं कुछ नहीं बोल सकते। वैसा बात न बोले जिससे बगल वाला को अप्रिय लगे, उसको कठिनाई पहुंचे, वैसा बात नहीं बोलना है। यदि अनुच्छेद 13 में ही हो कि वैसा कोई काम ना करे जिससे बगल वाला के अप्रिय हो। रोड पर चलने की स्वतंत्रता दिया है तो किधरों में है चल दीजिएगा। अगर हम लोगों को बोला जाता है कि हमेशा अपने बाएं साइड से चले, तो गाड़ी हम दाएं साइड से चलाने लगेंगे। किसी को धक्का लग जाएगा तो फिर हमारी गलती को ठहराया जाता है कि आपने रॉन्ग साइड में आ गया। रॉन्ग साइड क्या होता है, रोड पे चलना था। नहीं, अनुच्छेद 13 बोलता है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे बगल वाला को कठिनाई हो। तो अगर हम रोड पर बाएं के अलावा दाएं में चलने लगे तो सामने से जो आ रही है गाड़ी, उसको कठिनाई होगा। तो कठिनाई होगा, अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हो रहा है कि हमारे वजह से सामने वाला को कठिनाई हो रहा है। तो जब कठिनाई होगा तो अनुच्छेद 13 बोलता है कि कठिनाई नहीं होना चाहिए। उस समय आपको चलने की स्वतंत्रता पर बंद किया जा सकता है। अब जैसे कि आप किसी को धक्का मार दीजिएगा रॉन्ग साइड में जाके, तो पुलिस तो आपसे पूछेगा और लोग भी आपसे पूछेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां मौलिक अधिकार आप यूज कर लीजिएगा कि हमको चलना था, बोलना था, तो किसी को गाली दे दीजिए, किसी को कुछ बोल दीजिए। ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 बोलता है कि वैसा काम न करे जिससे बगल वाला को अप्रिय लगे। तो ये था हमारा अनुच्छेद 12। परिभाषा 13 में संशोधन नहीं होगा, पहला बात। और दूसरा, वैसा यूज न करे जिससे बगल वाला को अप्रिय लगे, ये अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। चलिए और आगे देखते हैं। अब हमारा जो अनुच्छेद आएगा, हम आपको पीछे बताए थे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। जिसमें हम आपको पीछे बताए थे सब के सब 100 से शुरू हो रहा था। 3 गो 100 से, एगो बीच में ध से, फिर 100 से, फिर 100 से और फिर 100 से शुरू होता है। 100 से था समता और समानता, दूसरा था
स्वतंत्रता, तीसरा था शोषण के विरुद्ध, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा था शिक्षा संस्कृति, छठा नंबर वाला जो था इसको हटाया गया है, ये था संपत्ति, सातवां नंबर वाला था संवैधानिक उपचार। अच्छा, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले समता और समानता, एक नंबर वाला, यानी जो हमारा एक नंबर वाला होगा वो होगा समता और समानता। समता और समानता। तो समता और समानता के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं कि आपको बराबरी कहां कहां मिला है इस संसार में। भारत में आपको बराबरी कहां कहां मिला है वो देख लीजिए। एक, अनुच्छेद 14, इसमें हमें बराबरी का मौका मिला है। अनुच्छेद 14 में लिखल है कानून के नजर में बराबरी। हमारे देश में जहां जहां कानून की बात आएगी सब में हम लोग एक बराबर है। कहीं भी देश में अगर कानून लागू होता है तो एक बराबर है। ये जो लाया गया है अनुच्छेद 14, ये ब्रिटेन के संविधान से, ये ब्रिटेन के संविधान से है, अमेरिका के संविधान से, बाद बाकी सारा के सारा अमेरिका के संविधान से है। यानी कि 12, 13, 14 को छोड़ के 15 आगे डॉट 35 तक इस सारा के सारा अमेरिका के संविधान से है। केवल और केवल अनुच्छेद 14 जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। इसमें लिखल है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में बराबरी। हम लोग कानून के नजर से एक बराबर है। कानून जब भी हमें सजा सुनाती है तो वह एक बराबर से, वह गरीब अमीर बड़ा छोटा ये सबको नहीं देखता है, उसके आंख पर पट्टी बना लाता है। और यह अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। इससे हम सवाल पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद है जो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। आर्टिकल नंबर 14 लाया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो कानून के नजर में एक बराबर है। कानून के सामने अगर कोई लोग खड़ा होता है तो बराबरी से खड़ा होना है। दूसरा जो है हमारा वो है अनुच्छेद 15। इसमें लिखा हुआ है जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि अगर कोई तमिलनाडु वाला है तो बिहार में आएगा तो तमिल हम लोग उसको डिस्टर्ब करें, बिहार के लोग जब महाराष्ट्र में जाता है तो उसको वहां डिस्टर्ब कर देता है। तो ये नहीं करना है। हम लोग सब के सब भारत के लोग हैं और एक बराबर अच्छा तरीका से जीना है। ये अनुच्छेद 15 में है कि जाति के नाम पर भी नहीं करना है, धर्म के नाम पर भी नहीं करना है, जन्म स्थान के नाम पर नहीं करना है, वंश के नाम पर नहीं करना है, रंग भेदभाव के आधार पर नहीं करना है। इस सब पर भेदभाव करने के लिए हमको मना किया गया है। और अगर कोई करता है तो वो कानूनी अपराध है। हम उसके लिए मतलब कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस का शरण ले सकते हैं। ये सब अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अगर खासकर देखा जाए पुलिस डिपार्टमेंट और फलाना बहुत सारा जगह है जहां अगर जाति, धर्म, नस्ल अगर पूछा जाता है, इस पर कोई भेदभाव किया जाता है तो बहुत बड़ा मतलब अपराध हो जाता है और उसके लिए तो वहाँ दोष के लिए सजा भी मिल जाती है। और गांव में तो लोग नॉर्मल कहो कि निकल ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई कोर्ट पहुंचता है, सजा मतलब हमारे न्यायालय में पहुंचता है तो उसको तो सजा मिलेगी। यानी हमारा न्यायालय पे विश्वास रहता है। 16 इसमें बोला गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरी या जो भी हमारे सरकारी पोस्ट है, लोक नियोजन के अंतर्गत। लोक नियोजन में अवसर की समानता, सब लोग को एक बराबर दिया गया है। कोई लोग है वो आराम से एक बराबर ही से ले सकता है, बशर्ते इसमें अपवाद दिया गया है SC, ST, OBC। ये तीनों अपवाद में दिया गया है कि SC को आरक्षण मिलेगा। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता है, सब बराबर है, फिर भी SC को मिलेगा, ST को मिलेगा और OBC को मिलेगा। और ये सबको जाति के आधार पर मिलता है आरक्षण। अगर लेकिन जाति के आधार पर इसको सही नहीं माना जाए। सबका अपना अपना मोटो होता है कि सही है, कोई गलत है, कोई सही है। जिसको मिलता है उसके लिए सही है, जिसको नहीं मिलता है उसके लिए गलत हो जाता है। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देखा जाए तो इस सब में ज्यादा ही कुछ लोग होते हैं। तो इसके आधार पर, लेकिन अगर मतलब होता है आर्थिक आधार पर अगर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो इसके अंतर्गत तो बेचारे रामविलास पासवान जी, उनको भी आरक्षण उनके घर वाले को मिल जाना चाहिए जाति के आधार पर। और जो भी फॉरवर्ड में है बहुत सारे गरीब लोग उनको भी नहीं मिल पाता था। इसके लिए एक नया सेक्शन बना दिया गया है EWS। अब इनको भी आरक्षण मिलता है। इसमें भी जो फॉरवर्ड अंतर्गत आते हैं उन लोगों को मिल जाता है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत।
पहले के जमाने में ज्यादा छुआछूत हुआ करते थे कि ये अछूत है, ये प्रताड़ित किया जाता था लोगों को कि निम्न जाति के है, ये है, वो है। ये सबको अब बंद किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत हो गया। 18 में लिखा हुआ है उपाधि का अंत। पहले लोग अपना अपना उपाधि लेते थे, महाराजा अधिराज, विक्रमादित्य, ये सब उपाधि लिया करते थे। अब कोई उपाधि नहीं ले, उपाधि का अंत हो गया है। इसी के अंतर्गत किसी भी कोई भी प्रकार का पुरस्कार यदि आपको मिलता है तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही पुरस्कार मिलता है। भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, जो भी पुरस्कार यदि आपको मिलता है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत मिलता है। ये था हमारा समता और समानता। पुरस्कार लेने में एक बराबर, अस्पृश्यता, जाति धर्म के आधार पर गांव में कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी बराबरी। 16 नौकरी में बराबरी। 15 जाति वाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, इसमें भी आपको बराबरी। 14 कानून में बराबरी। यानी 14 से लेके 18 तक के अगर हम देखें तो सब में बराबरी की बात किया गया है। और इसीलिए इस सब को सम्मिलित रूप से समता और समानता यानी बराबरी का अधिकार में रखा गया। अगला जो मेरा मौलिक अधिकार है वो है 2 नंबर वाला, वो है स्वतंत्रता, आजादी। स्वतंत्रता का अधिकार यानी आजादी का अधिकार। चलिए देखते हैं आजादी के अधिकार में हमको क्या मिलता है। तो आजादी के अधिकार हमारे अनुच्छेद 19, 20, 21 के 22, ये सब के सब अनुच्छेद में केवल आजादी की चर्चा है कि आपको कहां कहां आजादी मिलेगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो अनुच्छेद है 19। चलिए देखते हैं 19 को। 19 में बहुत सारा सेक्शन बनाया गया है, सब सेक्शन को देखते हैं। 19 में सबसे पहले है ए। 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता। जितना मन है आप बोल सकते हैं, बशर्ते अनुच्छेद 13 पहले ही लगा दिया है कि जितना मन है उतना तब बोल सकते हैं, बगल वाला को अप्रिय नहीं लगना चाहिए। अगर उसको अप्रिय लगता है तब आपको न बात में बोले, आना तक कोई 12 बजे रात में गाना बजाने शुरू कर देगा ना, बगल वाला को डिस्टर्ब होगा, वो बंद करवाएगा। ये है अनुच्छेद 19 में कि आप जितना मन है बोल सकते हैं। इसी में लिखा हुआ है एक और, प्रेस की स्वतंत्रता। जितना भी प्रेस है, मीडिया है, उसको आजादी मिला है 19 के ए के तहत। तीसरा एक और बात है इसमें, वो है झंडा फहराने की आजादी। तिरंगा झंडा फहराने की आजादी मिला है। पहले ये आजादी नहीं था, 2002 में आया। उसके बाद आम जनता के लिए 2004 में आया कि अब 4 के बाद सब लोग प्राइवेट सरकारी जहां भी है सब जगह फहरा सकते हैं तिरंगा झंडा। और इसको भी रखा गया है मौलिक अधिकार में। यह स्वतंत्रता है, मेरी आजादी है, मन होगा तो हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। यह अनुच्छेद 19 के ए में रखा गया। इसमें 3 प्रकार की मिल गया। 19 के ए में 3 प्रकार के मिलेगा आजादी। 1 बोलना, 2 प्रेस, 3 झंडा फहराना। 19 के ए में 3 प्रकार की आजादी। चलिए आगे देखते हैं 19 के बी में। बी में है बिना हथियार के एकत्रित होने की आजादी। आपको मिला है कि बिना हथियार के जहां मन है 10 आदमी 20 आदमी आप बैठ सकते हैं। आपको इसके लिए सरकार और कोई पुलिस बैन नहीं करेगी। आगे है सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब कमेटी, आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। डी में है देश के किसी भी कोना में आने जाने की आजादी। आपको देश के किसी भी राज्य में आना जाना है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा। जब मन हुआ आप टिकट कटवाइए आराम से, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जहां जाना है आराम से चले जाइए। इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन देश के सीमा के बाहर जाना है तो परमिशन, वीजा, पासपोर्ट, फलाना ठिकाना लेना पड़ेगा आपको। लेकिन देश के अंदर यदि घूमना है तो आपको 19 के डी के तहत जहां मन है जा सकते हैं। चलिए उसके बाद है ई, देश के किसी भी कोना में बसने की स्वतंत्रता। आपको जहां मन है वहां जाके आराम से बस सकते हैं, रह सकते हैं। एफ में है 19 का जो एफ नंबर सेक्शन था, इसमें था संपत्ति का अधिकार। जितना मन है उतना रख सकते हैं। इसको हटा दिया गया है। ये हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसको हटा दिया गया। उसके बाद एक अंतिम व्यवस्था था जी। इसमें लिखा हुआ है जीविका चलाने की स्वतंत्रता।
जीविका मतलब होता है अपना बिजनेस, पेट भरने के लिए, पेट चलाने के लिए जो भी काम आप करते हैं वो आपकी जीविका है। तो जीविका चलाने की स्वतंत्रता, और यह जी में था। अच्छा देखते हैं इसको। ए में बोलना, बी तब बी बिना हथियार के एकत्र होना, सी संघ बनाना, सी से संघ बनाना, आ डी से देश में घूमना, आ ई से जहां मन है वहां बस जाना, एफ को फॉल्स कर दिया गया, हटा दिया गया, और जी से जीविका चलाना। यह हो गया 19 के अंतर्गत इतना प्रकार की आजादी है। 19 अनुच्छेद में इतना प्रकार की आजादी है। इसमें देखते हैं 7 प्रकार की आजादी थी, इसको हटा दिया गया, अब 6 प्रकार की आजादी है। 19 में 6 प्रकार की आजादी। चलिए, और इसको हटा कर 19 के एफ को रखा गया है 300 के कॉम। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है 3 चीज है। अनुच्छेद 20 में 3 चीज है। अनुच्छेद 20 के 1 में है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दे सकते हैं। एक अपराध के लिए केवल एक सजा। ठीक, एक फिल्म में देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन मतलब एक व्यक्ति को हत्या के मामले में जेल चला जाता है, जेल से फिर वो बाहर आता है, वो व्यक्ति जिंदा रहता है, प्रचार करते रहता है, पकड़ के उसको न्यायालय के सामने ले जाके उसको मारता है, बोलता है कि चलिए भाई ये तो हम अपराध कर दिए। जज के सामने में ये घटना होती है, बोलता है कि इसके लिए आपको जुर्माना मिलेगा। तो बोला कि फाइल उलटिए, इसके अपराध में, इसके मर्डर के अपराध में हम तो एक बार जेल काट चुके हैं, तो एक गलती था, एक गलती के लिए केवल एक ही सजा मिलेगी, और बेचारा बच जाता है। यानी हमारे संविधान में पहले ही लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 के 1 में एक गलती के लिए सिर्फ एक और एक सजा मिलेगी। चलिए, दूसरा है इसमें लिखा हुआ कि जो उस समय कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और ना बाद। अगर मान लिया जाए कि कोई गलती किया और उसको सजा, चलिए भाई जो जिस समय कानून रहा होगा उसी समय, अगर बहुत संगीन अपराध है फिर भी बाद में उसके लिए कानून चेंज हो सकता है, उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सजा दे दिया जाएगा। तीसरा वाला जो है, फिर से देखिए एक बार 19-20 के एक गलती के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी। दूसरा है इसमें जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा। तीसरा है हम अपना गवाही खुद दे सकते हैं। हम अपना गवाही खुद दे सकते हैं। अगर कोई गवाही गांव से न जाए कोर्ट में, तो हम अपना गवाही हम खुद दे सकते हैं कि हमने ये गलती नहीं किया या किया। अगर उनको लगेगा तो मानेंगे मेरा बात, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन गवाही अगर कोई न जाए तो हम अपना गवाही हम खुद दे सकते हैं। एक में है एक गलती के लिए एक सजा, 2 में है जो कानून है उसी के तहत सजा, 3 में है कि हम अपना गवाही हम खुद दे सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 इसमें लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि जान बचाने की आपको पूरी आजादी है। आप जहां रहे, यदि आपको लगता है कि हमारे प्राण की खतरा है तो आप वहां से भाग सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। आप जान बचाने के लिए वो कर रहे हैं। जान बचाने के लिए अगर छोटा मोटा आपसे गलती भी हो जाता है तो आपको क्षम्य रहेगा, क्योंकि आप अपना जान बचा रहे थे। पुलिस जब किसी को गोली मारती है तो वो अपनी जान बचाने के क्रम में मारती है, ना कि वो जानबूझ के गोली मारती है। अगर उसके ऊपर आंच आ जाएगा तो अपना जान बचाने के लिए वो भी कुछ कर सकता है। ठीक, तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता है। अच्छा, अनुच्छेद 33 में पुलिस को यह सुरक्षा नहीं मिला। बोला जाता है कि पुलिस है अपने जान के परवाह किए बिना उसको काम करना है, लेकिन हम अपन जान की सुरक्षा रखेंगे। ठीक, हमारा मौलिक अधिकार में बहुत सारा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पुलिस डिपार्टमेंट से छीन लिया गया। जैसे संघ नहीं बना सकता है, जो भी हथियारबंद सिपाही होते हैं वो संघ नहीं बना सकते, कमेटी नहीं बना सकते। टीचर सबका संघ होता है, टीचर सब जाकर के संघ बना करके धरना पर बैठ जाते हैं। कभी भी इंडियन आर्मी संघ बना करके धरना पर नहीं बैठता है। सीआरपीएफ, बीएसएफ जो भी है वो सिपाही धरना पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कहा गया है
कि आप संघ नहीं बनाएंगे, कमेटी नहीं बनाएंगे, और जो देश में ऐसा नहीं होता है वहां तख्ते पलट हो जाता है। बगल में म्यांमार में वहां संघ बना करके तख्ते पलट कर देता है, बगल में पाकिस्तान में कई एक बार तख्ता पलट हो गया। लेकिन हमारे देश में पहले ही लिखा जाता है कि संघ नहीं बनाना है। चलिए हम लोग देख रहे थे अनुच्छेद 21 को। 21 में लिखा हुआ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। 21 के एक क भी है। अच्छा, क ख लगल है कर मतलब बाद में जोड़ा गया है। 21 के क में लिखा गया है, ये लिखा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देना है। 6 से 14 साल तक फ्री में शिक्षा देना है। अब प्राथमिक स्तर पर आपके गांव में भी प्राथमिक विद्यालय होगा, वहां देखिएगा कि फ्री में शिक्षा दिया जाता है। अब 6 से 14 साल के बच्चे को ही ध्यान रखना है, 6 से 14 साल के अंदर के बच्चे को ही देना, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा। इससे आगे के शिक्षा के लिए आपसे अगर सरकार पैसा लेता है तो सरकार की मर्जी पर डिपेंड होगा, सरकार के काम पर डिपेंड होगा। लेकिन 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। 2002 से पहले सारा का सारा स्कूल खपरा वाला हुआ करता था। 2002 के बाद चाहे स्कूल में बकरी क्यों ना बैठे, सब के सब छत 2 तल्ला 3 तल्ला बना ले। हालांकि अब यह मौलिक अधिकार हो गया, पहले यह मौलिक अधिकार में नहीं था। 2002 से पहले मौलिक अधिकार में नहीं था। इससे पहले यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में था, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब होता है सरकार की मर्जी होगा तो देगा, ना मर्जी होगा नहीं देगा। तो 45 में था, मर्जी होता था तो देता, नहीं मर्जी होता था स्कूल गिर रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, नहीं देता। अब जो है वह मौलिक अधिकार में आ गया है, अब तो उसको देना ही होगा। मौलिक अधिकार में आ गया, अब उसको देना ही होगा। 21 के क में लिखा हुआ है। आगे जो अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 इसमें गिरफ्तारी के समय, यानी जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है उस समय क्या क्या कानून है, क्या क्या मतलब हमारे साथ होगा, और उसमें क्या क्या आजादी मिलेगा, गिरफ्तारी के समय क्या आजादी मिलेगा, इसका चर्चा और इसके बारे में जानकारी और इसके बारे में जो कानून है वो अनुच्छेद 22 में है। गिरफ्तारी के समय स्वतंत्रता, आजादी, गिरफ्तारी से पहले नहीं। गिरफ्तारी से पहले आजादी का चर्चा हम लोग देख चुके हैं 19 में, 20 में, 21 में, और 22 में देखेंगे गिरफ्तारी से रिलेटेड केवल। तो इसमें एक में जो लिखा हुआ है, जब पुलिस हमें गिरफ्तार करनी आएगी तो गिरफ्तार करने का कारण बताएगी कि गिरफ्तार करने का क्या कारण है। तो 1 नंबर में हो गया कि गिरफ्तार करने का सबसे पहले आपको कारण बताना होगा। 2 में लिखा हुआ है कि जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जब वह हाजत में रखेगी थाना में, 24 घंटा के अंदर दंडाधिकारी के समय यानी न्यायालय में हमको पेश करना होगा, और पुलिस हमें ले जाएगी 24 घंटा के अंदर, आने जाने का समय छोड़। अगर किसी का घर मान लिया जाए कि किशनगंज अररिया होगा, वहां से अगर उसके कोर्ट में ले जाने में अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, लेट हो जाए, तो आने जाने का समय छोड़ के, आने जाने का समय छोड़ के 24 घंटा के अंदर हमको न्यायालय में पहुंचाना होगा, और तो हमें पता चलेगा कि हमको क्यों गिरफ्तार किया गया है। जो इसका 3 नंबर वाला है, कंफ्यूजन होगा आपको 20 के 3 और 22 के 3 में। वहां था हम अपना गवाही हम खुद दे सकते हैं, और यहाँ लिखा हुआ हम अपने मन पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। कोई भी वकील होगा जो हमारा मन पसंद का है, आराम से जाके उसके यहाँ सलाह ले सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। फिर से देखिए गिरफ्तारी के समय क्या क्या होगा। अनुच्छेद 22 में 1, गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। 2, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटा के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा न्यायालय में। 3, जो 22 का 3 है, हम अपने मन पसंद का वकील से हम सलाह ले सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद आप 22 के खंड 3, 4, 5 और 6। अच्छा, अनुच्छेद हमारा जो 22 नंबर वाला है ये कहता है, इसी में लिखा हुआ निवारक निरोध कानून, और इसका मतलब होता है निवारक निरोध कानून का कि किसी व्यक्ति को गलती करने के बाद सजा नहीं देना है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, वो कहता है कि किसी व्यक्ति को गलती करे तो बार बार उसको सजा ना दे,
गलती करने से पहले ही रोक ले ताकि सजा देने का नौबत नहीं है। तो गलती करने से पहले रोक कैसे लीजिएगा? था शक के आधार पर, संदेह के आधार पर। तो ये बात लिखा हुआ कहाँ है? तो संविधान के अनुच्छेद 22 के यानी अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में, सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, इसमें लिखा हुआ है गलती करने से पहले ही लोग को रोक लीजिए। कभी कभी देखिएगा कि इलेक्शन का समय रहेगा, आपके गांव से एक दो जो बदमाश और मतलब असामाजिक तत्व रहेंगे उसको पुलिस उठा के पहले ही बंद कर देती है। वो जानता है कि इलेक्शन में बेचारे इधर उधर करेंगे, तो भाई काहे बंद कर दिया? तो संदेह के आधार पर कि तोरा पर संदेह है कि तू गड़बड़ सड़बड़ कर सकता है, तो ले जाता है उसको उठा के और उसको ले जाता है अनुच्छेद के तहत। तो 22 के तहत, 22 में क्या है? 3, 4, 5, 6 सेक्शन लगा। इसमें क्या है? निवारक निरोध कानून। इसका मतलब क्या है? तो गलती करने से रोक देना, गलती करने ही नहीं देना ताकि सजा देने का नौबत ना आए। तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। निवारक निरोध कानून क्या है? अगर किसी व्यक्ति पर पुलिस को संदेह है तो उसको पहले पकड़ लेगी, पकड़ कर उसको ले जाएगा जेल। जेल अपना मर्जी से वह 3 महीना रख सकता है। 3 महीना के बाद तब उस आदमी के बारे में पता होगा, गुनाह के बारे में पता होगा कि आदमी पर संदेह है कि फला फला काम कर सकता है। पुलिस ये बात अगर उस उचित समझे तो बताएगा, उचित ना समझे तो नहीं भी बताएगा। अगर पुलिस को लगता है कि ना, फिर भी इसको अगर छोड़ते हैं जाने के बाद या फिर हत्या कर देगा या फिर कोई ऐसा गलत काम करेगा, तो इससे ज्यादा दिन, अगर 3 महीना से ज्यादा दिन अगर उसको जेल में रखना है तो इसके लिए एक प्रतिवेदन बोर्ड बैठेगा और बोर्ड तय करेगा कि इसको छोड़ना चाहिए कि ना। अगर बोर्ड कह दिया कि छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देगा, बोर्ड कहेगा कि ना तो नहीं छोड़ेगा। इसके लिए बोर्ड बैठेगा, लेकिन 3 महीना तक आपको शुरू में रहना है। इसके अंतर्गत यानी अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बहुत सारा समय समय पर कानून बन के आया। अभी तक 6 कानून बन के आ चुका है, जिसमें सबसे पहले आया था निवारक निरोध अधिनियम 1950। 1950 हमारा देश 47 में आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद देश के बहुत सारा लोग मतलब अजीब अजीब टाइप के बात कर रहे होंगे। सीमा पर के लोग को वो चाहता होगा कि हमरा में मिल जाए, हम चाहते होंगे ओकरा में न मिले। इस वजह से हमारे पास निवारक निरोध कानून आया देशभक्ति को बढ़ाने के लिए, और बोला गया था कि इसको 1 साल के बाद बंद कर देंगे। लेकिन यह समय समय पर बढ़ते 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 यह जाके बंद हुआ 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में बंद हुआ, जबकि बंद करना था 1 साल बाद। 1951 में, 50 में लागू हुआ, 51 में बंद करना था। कानून के नाम था निवारक निरोध अधिनियम। दूसरा कानून जो है सेकंड नंबर वाला, इसके अंतर्गत जो बनाया गया था ओकरा कहते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं मीसा। मीसा देखिएगा, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं मीसा। तो आप इसको छोड़ दिया जाता है इसीलिए कि आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मीसा का पूरा नाम क्या है। हिंदी में लिखा जाता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। इसका इंग्लिश में आपको बताना है कि MISA यानी मीसा का पूरा मतलब क्या होता है। इंग्लिश में आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए और इसके आगे, मीसा जो है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में आया था, और इसका जो अंत किया गया है 1979 ईस्वी में, 79 में। अच्छा, ये मीसा, इसी के अंतर्गत बहुत सारे लोग जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव और बहुत सारे लोग जेल गए थे दिल्ली में। ये उसी समय का, ये इसी अधिनियम के तहत वो लोग जेल गए थे। ठीक, आपको बताना है कि यह मीसा का इंग्लिश में शब्द विस्तार क्या होता है, MISA। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी विरोध अधिनियम। विदेशी मुद्रा का तस्करी किया जाता था, यानी नोट के बारे में जो भी बहुत सारा घटना हुआ करती थी देश में, विदेशी मुद्रा ला जाना, कभी ले जाना, यानी विदेशी मुद्रा के साथ तस्करी हुआ है। इस तस्करी को रोकने के लिए 1974 में एक अधिनियम आया था, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी अधिनियम। चलिए, उसके बाद 4 नंबर में जो आया है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, केवल पूरे देश में लागू होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू होगा, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा। 1980 में आया था। उसके बाद आया है आतंकवादी व विध्वंसकारी गतिविधि निरोध कानून। गतिविधि निरोध कानून फिर से देख लेंगे, आतंकवादी व विध्वंसकारी गति निरोध कानून 1995।
अच्छा, ये था विध्वंसकारी, समझिए कि जो भी विस्फोट वगैरह करता था उसको पकड़ने करने, यानी बहुत सख्त कानून था जो आया था 1995 ईस्वी में। उसके बाद है 6 नंबर में, इसी को थोड़ा चेंज करके बनाया गया पोर्टो बनाया गया। आप इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि पोर्टो का पूरा नाम क्या होता है। किताब में सब जगह लिखा हुआ है, आप उसको रट जाएंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। 2001 में आया था, जिसको चेंज करके 2002 में पोटा बनाया गया और लास्ट में इसको अंत किया गया 2004 में। यह था, इस पोटो में लिखा हुआ था, यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी है तो उसको तो सजा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आतंकवादी को पनाह देता है तो पनाह देने वाला को भी सजा मिलेगा। जम्मू कश्मीर फलाना चिल्ला, इस सब इलाका में देखिएगा कि जब आतंकवादी आता है तो अपने घर में लोग छुपा लेता है, पुलिस के सामने उसको नहीं दिखाता है, तो उस छुपाने वाला को भी सजा मिलेगा। गलती किया हो तो सजा मिलेगा मिलेगा। आपका जो छुपा लिया है, उसको बचा दिया है, उसको भी सजा मिलेगा। ठीक, तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम मौलिक अधिकार के 2 मौलिक अधिकार को पढ़ लिए हैं, 6 मौलिक अधिकार होते हैं, 2 पढ़ लिए हैं। आगे का जो 4 मौलिक अधिकार है हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।